हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और पूरी वीडियो जरूर देखें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूनिट 5 पहला चैप्टर हमारा चल रहा है और उसी में हम आज पढ़ेंगे प्रकारवादी सिद्धांत। ठीक है, तो प्रकारवादी सिद्धांत पढ़ेंगे और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, प्रकारवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? डेविड मिटरनी। और इनकी रचना है ए वर्किंग पीस सिस्टम 1943। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। बुक्स आदि के नाम ये सब चीज जरूर पूछता है तो जरूर ध्यान दें। इनके अनुसार तकनीकी क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग के द्वारा क्या किया जाता है? राज्य जो है आपस में उनके बेहतर संबंधों का निर्माण किया जा सकता है और राजनीतिक, तकनीकी, आर्थिक क्षेत्रों का क्या करते हैं? उसका विभाजन करते हैं, बंटवारा करते हैं। इनके अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग नहीं हो पाता है, ये भी कह रहे हैं, क्योंकि राज्य क्या है? परस्पर यानी आपस में वो अविश्वास करते हैं, यानी एक दूसरे पर वो विश्वास नहीं करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? वो संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, अतः प्रकारवादियों ने यथार्थवादियों की मान्यता को क्या किया? उसे अस्वीकार कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। और इनके अनुसार आर्थिक क्षेत्र में आरंभ सहयोग, अतः राजनीतिक सहयोग बढ़ाने में सहायक होता है। किसमें? इकोनॉमिक क्षेत्र में। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में। और इनके अनुसार एक क्षेत्र में किया गया सहयोग जो है दूसरे क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक है। ठीक है, क्या बढ़ावा देने में सहायक है? जिसे प्रदर्शनात्मक प्रभाव, स्पिलओवर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जिसे प्रदर्शनात्मक प्रभाव। और ये क्रमिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं। और इनके अनुसार आर्थिक सहयोग के लिए शासन क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए तथा उदारवादी आर्थिक प्रणाली एवं संवैधानिक शासन का होना आवश्यक है। ये कहते हैं, क्रमिक सहयोग को ये बढ़ावा देते हैं। फिर प्रकारवाद के बाद नौ प्रकारवाद आता है। ठीक है, नौ प्रकारवाद, इनके अनुसार प्रकारवाद का संशोधन किया गया। जैसे उदारवाद, फिर नौ उदारवाद आदि, इसी तरीके से कुछ नया परिवर्तन जो किया गया तो नौ प्रकारवाद आया। तो नौ प्रकारवाद, उनके अनुसार क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में सहयोग के अलावा विवाद भी होते हैं। यानी जो भी क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग होते हैं उसमें आपस में विवाद भी होते हैं। और इन्होंने यूरोपियन यूनियन के विकास के आधार पर अपने सिद्धांत का निर्माण किया। और मूल सिद्धांतकार कौन है? अर्नेस्ट बी हॉब्स। ठीक है, कौन है? अर्नेस्ट बी हॉब्स। ठीक है, जो मूल सिद्ध का जो है ये वो है सिद्धांतकार। ठीक है, और इनकी रचना है द यूनाइटिंग ऑफ यूरोप 1958। ठीक है, और इनकी रचना है, ठीक है, बी अर्नेस्ट बी हॉब्स की। फिर आ जाता है मार्क्सवाद। मार्क्सवादी सिद्धांत का विकास लेनिन और स्टालिन ने किया। किसने किया मार्क्सवादी सिद्धांत का विकास? लेनिन ने और स्टालिन ने। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विश्लेषण करने के लिए जो आर्थिक कारक थे उनका विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में राज्य नहीं बल्कि वर्ग यानी क्लास मूल इकाई होते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है यानी इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल चीजें हैं उसमें विश्लेषण समग्र होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें विश्लेषण, एनालिसिस क्या होनी चाहिए? समग्र होनी चाहिए। वह समग्रता से विश्लेषण के लिए जो आर्थिक कारण है उनका अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक है, यानी उन आर्थिक कारणों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत में एक समतामूलक शोषण रहित विश्व के निर्माण का प्रयास किया गया है। जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स द्वारा जो सिद्धांत विकास किया गया, मार्क्सवादी सिद्धांत जिसका आगे चलकर लेनिन और स्टालिन ने विकास किया, इसके लिए पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का विध्वंस आवश्यक। यानी जो, क्योंकि मार्क्सिज्म में जो है, ठीक है, मार्क्सिज्म जो है वो पूंजीवाद का विरोधी है, साम्राज्यवाद का विरोधी है, जो शोषण जिनका होता है। ठीक है, जो शोषित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो उनके पक्ष में रहता है। तो मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीवाद और जो साम्राज्यवाद है एक ही सिक्के के क्या है? वो दो पहलू हैं। यानी दोनों क्या है? एक जैसी हैं, चाहे साम्राज्यवादी हो चाहे पूंजीवादी हो। ठीक है,
आगे मार्क्स एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति। तो कार्ल मार्क्स ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में किसी भी व्यवस्थित सिद्धांत का निर्माण नहीं किया है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके लिए। और मार्टिन बाइट ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवाद का कोई सिद्धांत है ही नहीं। लेनिन ने भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कोई व्यवस्थित जो है सिद्धांत निर्माण नहीं किया है, यानी लेनिन ने भी इसका निर्माण नहीं किया है किसी तरीके का कोई व्यवस्थित। लेकिन ठीक है, लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण किया है, यानी वैसे तो कोई सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया, लेकिन परोक्ष रूप में कहा जाए तो उन्होंने, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप में उन्होंने इसका विश्लेषण किया अंतरराष्ट्रीय राजनीति का। वह साम्राज्यवाद का अध्ययन करते हुए लेनिन ने कहा है कि पूंजीवादी जो देश हैं वो बुजुर्गा वर्ग के सदस्य हैं, ठीक है, तथा एशियाई अफ्रीकी देश जो है वो सर्वहारा वर्ग के सदस्य। जो अफ्रीकी देश है, जो एशियाई देश है, यानी जो गरीब देश है, ठीक है, जो पूंजीवादी देश है वो बुजुर्गा वर्ग में आते हैं, लेकिन जो एशियाई है अफ्रीकी देश जो गरीब वर्ग है वो किस में आता है, वो सर्वहारा वर्ग में आता है, ठीक है। समकालीन मार्क्सवादी सिद्धांत, बिल वारेन की संकल्पना, ठीक है, क्या है, बिल वारेन की संकल्पना क्या है, ठीक है। और बिल वारेन की जो संकल्पना है वो है इंपीरियलिज्म, ठीक है, इंपीरियलिज्म पायनियर ऑफ कैपिटलिज्म 1980 नामक रचना बिल वारेन ने साम्राज्यवाद को सकारात्मक शक्ति मानते हुए इसे पूंजीवाद के विकास में सहायक माना, ठीक है। और ये रचना कब की है, 1980 में, और इसमें इन्होंने वारेन ने साम्राज्यवाद को सकारात्मक शक्ति मानते हुए इसे पूंजीवाद के विकास में सहायक माना है। और बिल वारेन ने मार्क्सिस्ट जो मान्यताएं हैं उनको स्वीकार किया है और स्वीकार करते हुए तीसरी दुनिया के देशों में उपनिवेशवाद को पूंजीवाद के विकास के रूप में एक सहायक शक्ति माना है, ठीक है। और तीसरी दुनिया की बात करें तो तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है, देखिए तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के अल्फ्रेड सोबी ने किया था। और तीसरी दुनिया जैसे कि जो सबसे अमीर वर्ग होते हैं वो पहले नंबर पे आते हैं, जैसे कि अमेरिका है, यूरोप है आदि है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक जैसे एक विकसित जो देश है वो आते हैं पहली दुनिया में, दूसरी दुनिया में वो लोग आते हैं जो थोड़ा सा उनसे नीचे हैं जो देश, और तीसरे में वो आते हैं जो कि कमजोर हैं, ठीक है। तो तीसरी दुनिया उसे कहा गया। तो तीसरी दुनिया के देशों में उपनिवेशवाद को पूंजीवाद के विकास के रूप में एक सहायक शक्ति माना गया, क्योंकि उपनिवेशवादी व्यवस्था के द्वारा तीसरी दुनिया के देशों में उपभोक्ता जो वस्तुएं थी उसमें क्या हुआ, उसमें वृद्धि हुई, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था प्रदान की गई। और तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किसने किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्फ्रेड सोबी ने किया जो कि फ्रांस के थे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है जस्टिन रोजेनबर्ग, पूंजीवाद व वैश्विक सामाजिक संबंध का विश्लेषण। तो जस्टिन रोजेनबर्ग ने यथार्थवाद की आलोचना करते हुए कहा है कि यथार्थवादी सिद्धांत अनैतिहासिक, यानी कोई उसका इतिहास नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, एक तरीके से जो अनैतिहासिक चीजें हैं, मतलब बानी बनाई या मनगढ़ंत कहानियां जो होती है उसे अनैतिहासिक कह देते हैं। तो यानी कोई इसका इतिहास नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं, इस तरीके की बात इन्होंने की है। तो ये कहते हैं कि यथार्थवादी जो सिद्धांत है इन्होंने उसकी आलोचना की है और कहा है कि वो अनैतिहासिक है, यानी उसका कोई साक्ष्य या कुछ इस तरीके की चीजें नहीं। रोजनबर्ग के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक प्रणाली है उसकी समझ होनी आवश्यक है। आर्थिक जो प्रणाली है उसके द्वारा सामाजिक संबंधों का भी ज्ञान हो सकता है, जो सोशल, ठीक है, रिलेशन है, सामाजिक संबंध है। रोजेनबर्ग ने यथार्थवाद की आलोचना की और उन्होंने कहा कि यथार्थवाद के दो मूल आधार हैं, अराजकता एक है और दूसरा संप्रभुता है, ठीक है। एक तो संप्रभुता कहा लेकिन दूसरा क्या है, उन्होंने अराजकता को माना। इनके अनुसार आर्थिक प्रणाली के अध्ययन के द्वारा उनको बेहतर रूप में समझा जा सकता है, यानी आर्थिक प्रणाली का अगर अध्ययन किया जाए आर्थिक रूप से तो उनको बेहतर अच्छी तरीके से उसको समझा जा सकता है। अब आ जाएगा संरचनात्मक मार्क्सवाद, ठीक है, स्ट्रक्चरल जो है ये मार्क्सवाद यानी मार्क्सिज्म, ठीक है।
तो संरचनात्मक सिद्धांत का विकास भाषा वैज्ञानिक सॉसर के द्वारा किया गया। भाषा वैज्ञानिक कौन? सॉसर, जिनके अनुसार बोलने के माध्यम से व्यक्ति भाषा की संरचना का क्या करता है, उसका प्रयोग करता है। और इसका विकास समाजशास्त्र में लेवी स्ट्रॉस के द्वारा किया गया। और मार्क्सवाद में इसका प्रयोग किसने किया? अल्थुसर ने किया। ठीक है, मार्क्सवाद में किसने किया? अल्थुसर ने किया। और अल्थुसर के द्वारा परंपरागत मार्क्सवादी विचारों को परिवर्तित किया गया और उनके अनुसार समाज में अर्थव्यवस्था के अलावा राजनीतिक, वैचारिक, तकनीकी संरचनाएं ही विद्यमान होती है, इसलिए अर्थव्यवस्था इस समूचे समाज को प्रभावित नहीं करती। इनका कहना है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था है जो, सिर्फ वही, यानी मार्क्सवाद किस अर्थव्यवस्था को महत्व देता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स इसी को महत्व देता है कि दो ही वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है और एक श्रमिक वर्ग है। इन्होंने दो वर्ग माना था। तो श्रमिक वर्ग पे पक्ष में रहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मुट्ठी भर जो है पूंजीपति वर्ग जो है वो उन्होंने उनका शोषण करते हैं। तो लेकिन अल्थुसर ने क्या कहा कि जो ये परंपरागत मार्क्सवादी विचार है इसमें इन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया और इन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीतिक, वैचारिक और तकनीकी संरचनाएं विद्यमान थी, इसलिए अर्थव्यवस्था ही समूचे समाज को प्रभावित नहीं कर सकती है। अल्थुसर ने राज्य के वैचारिक आधार की व्याख्या की। उनके अनुसार समाज की प्रत्येक जो संरचना है, स्ट्रक्चर जो है, पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। यानी समाज की जो भी प्रत्येक संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स है जो, वो क्या करते हैं, वो व्यवस्था को बनाए रखने का सभी कार्य करते हैं और इसलिए आर्थिक आधार पर समूचे समाज को पर्याप्त रूप से नहीं समझा जा सकता है। यानी सिर्फ पूरे समाज की पर्याप्त समझ नहीं है, बल्कि वैचारिक रूप से, तकनीकी रूप से और वैज्ञानिक रूप से संरचनाओं का प्रयोग पूंजीवाद को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है, ये कहते हैं अल्थुसर। ठीक है, अल्थुसर कहते हैं कि बल्कि इसका प्रयोग वैचारिक रूप से, तकनीकी रूप से और वैज्ञानिक संरचनाओं का प्रयोग पूंजीवाद को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। आगे है पराश्रितता का सिद्धांत व अंतरराष्ट्रीय राजनीति। पराश्रितता सिद्धांतकारों ने अपना मूल विचार लेनिन के विचारों से प्राप्त किया है और पराश्रितता सिद्धांतकारों ने के अनुसार विश्व जो है कोर एवं परिधि में विभाजित है। ठीक है, किसमें है विश्व? वर्ल्ड जो है किसमें विभाजित है? कोर में और परिधि में। ठीक है, और एक तरीके से जो परिधि होती है उसका मतलब रेडियस होता है। ठीक है, और कोर एक तरफ से, जैसे कि विश्व है, ठीक है, उसके चारों ओर, ठीक है, चारों तरफ एक तरीके से कह सकते हैं परिधि को। तो इनके अनुसार कोर परिधि का क्या करता है? शोषण करता है। ठीक है, जो कोर है वो क्या करता है? परिधि का शोषण करता है और शोषण का यह कारण विनिमय की असमानता है। यानी जो विनिमय है उसकी असमानता है, वो समान नहीं, और व्यापार की जो प्रतिकूल शर्तें हैं वो हैं, शोषण का कारण मानते हैं ये। पराश्रितता सिद्धांतकारों के अनुसार तीसरी दुनिया के देश विकसित नहीं बल्कि अल्प विकसित है। ये कहते हैं तीसरी दुनिया के देश विकसित नहीं बल्कि अल्प विकसित है, यानी थोड़े बहुत उनका विकास है। ठीक है, पराश्रितता सिद्धांत के मूल मान्यताकार शामिर अमीन व आंद्रे गुंडर फ्रैंक। ठीक है, नाम भी अजीब अजीब सबके हुए। तो ये गुंडर फ्रैंक हैं जो कैपिटलिज्म, ठीक है, और इनकी रचना है, ठीक है, इनकी रचना है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, इन लैटिन अमेरिका। ठीक है, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ, ठीक है, चाइल्ड एंड ब्राजील। ठीक है, तो ये है इनकी पुस्तक, मान्यता जो है इनकी रचना है 1967 की। तो वाल स्ट्रीन द्वारा विश्व व्यवस्था का विश्लेषण। तो अब हम करेंगे वाल स्ट्रीन द्वारा। तो इन्होंने व्यवस्था विश्लेषण का प्रयोग मार्क्सवाद के अंतर्गत किया और इन्होंने पराश्रितता का जो सिद्धांत अभी हमने पढ़ा उसमें क्या किया, इन्होंने उसमें संशोधन किया और इनके अनुसार परिधि में शामिल देश भी विकास कर सकते हैं, यानी जो चारों ओर हैं वो परिधि एक तरीके से, तो उनका वो भी जो शामिल हैं वो भी उसका विकास करते हैं, क्योंकि कोर जो है परिधि के जो देश है उनका क्या करता है? शोषण करता है। कोर जो है वो अमीर वर्ग के लोग होते हैं। वाल स्टेरिन अमेरिकी समाजशास्त्री हैं जिनकी प्रसिद्ध रचना, ठीक है, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रचना, कैपिटलिज्म
एग्रीकल्चर एंड द, ठीक है, क्या है ये, कैपिटलिज्म, एग्रीकल्चर एंड द ऑर्गन ऑफ द, ठीक है, यूरोपियन वर्ल्ड इकोनॉमी इन द 16 कंट्री 1974। और इनकी अन्य रचनाएं हैं जियोग्राफिक एंड जियो कल्चर, एसेज ऑन द चेंजिंग वर्ल्ड सिस्टम 1991, फिर डिक्लाइन ऑफ अमेरिका पावर द यूएसए, ठीक है, द यूएसए इनकी, फिर दूसरी है क्योटिक वर्ल्ड, ठीक है, ये है 2003 की ये पुस्तक है। और इनके अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, ठीक है, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था है। इनके अनुसार जो वर्ड है वो क्या है, अर्थव्यवस्था जो है, विश्व अर्थव्यवस्था वो पूंजीवादी है या बाजारवादी अर्थव्यवस्था। और विश्व व्यवस्था के राज्यों को 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया है, कोर में, अर्ध परिधि में, फिर परिधि में, यानी कोर फिर परिधि और फिर अर्ध परिधि फिर परिधि। और वाल स्ट्रीट के अनुसार कोर राष्ट्रों की विशेषता, लोकतांत्रिक सरकार, कल्याणकारी राज्य, विनिर्मित पदार्थों का निर्यात या कच्चे पदार्थों का जो आयात करते हैं, ये है इनके अनुसार विशेषता। एक तो लोकतांत्रिक सरकार हो गया, दूसरा कल्याणकारी राज्य हो गया, उसके बाद जो विनिर्मित पदार्थ हैं उनका निर्यात करना और जो कच्चा माल है उसका आयात करते हैं, ठीक है। कोर राष्ट्रों के, जो कोर राष्ट्र हैं, ठीक है, कोर देश हैं, उनकी विशेषता है कि उनके यहाँ लोकतांत्रिक सरकार होती है, कल्याणकारी, सब कुछ अच्छा अच्छा है, मतलब होता है। और वो जो विनिर्मित पदार्थ और निर्मित पदार्थ उनका निर्यात करते हैं, और जो कच्चा माल होता है, क्योंकि कच्चा माल सस्ता मिलता है, उसे आयात करते हैं। जो पूरी तरीके से माल तैयार हो जाता है तो उसका वो क्या करते हैं, उसे निर्यात करने हैं उनका, यानी ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कच्चे निर्माण, जो माल जिनका निर्माण हो चुका है, और जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनका आयात करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं उसे। अर्ध परिधि की विशेषता क्या है, अधिनायक वादी सरकार, यानी यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन नहीं है। कल्याणकारी सुविधाएं जो है वो सिर्फ बहुत कम रूप में प्रदान की जाती है, यानी कम लोगों को सुविधाएं मिलती है, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। कच्चे पदार्थ और विनिर्मित वस्तु दोनों का आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं, यानी इनका सिस्टम जो है वो जो कच्चा माल होता है उसका थोड़ा आयात भी कर लेते हैं, दोनों वस्तुओं का इनके पास इतना होता नहीं है, और ये आयात और निर्यात दोनों ही करते हैं, ठीक है। ये है अर्ध परिधि की विशेषता। फिर उसके बाद आता था परिधि, रेडियस एक तरीके से कह सकते हैं। तो परिधि की विशेषताएं में गैर लोकतांत्रिक सरकार, यानी यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार या अधिनायक कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गैर लोकतांत्रिक सरकार है। कल्याणकारी राज्य के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कच्चे पदार्थों का ये लोग निर्यात करते हैं, क्योंकि इनके पास जो है उतना ही होता है कच्चे पदार्थों का, जो इनके यहाँ होती हैं चीजें उसका निर्यात कर देते हैं। और जो वस्तुएं निर्माण हो चुका है जिनका, उसका ये जरूरत के अनुसार आयात कर पाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं जो है इस तरीके से 3 भागों में बांटा गया है। फिर हम आ जाते हैं अब इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद आलोचनात्मक सिद्धांत पे। और आलोचनात्मक सिद्धांत जो है मार्क्सिस्ट वैज्ञानिक और भौतिकवादी व्याख्या की बजाय मानववादी वैचारिक व्याख्या को स्वीकार करते हैं, और इनका संबंध किसी राजनीतिक दल अथवा विचारधारा के साथ नहीं होता है। और उन्होंने पूंजीवाद का क्या किया है, विरोध किया, तथा उन परंपरागत मार्क्सवादियों का भी खंडन किया है, जो परंपरागत मार्क्सवादी हैं, जो पुराने विचार के मार्क्सवादी हैं, जिन्होंने मार्क्स को केवल आर्थिक रूप से समझाने का प्रयत्न किया है। और फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा आलोचनात्मक सिद्धांत का आधार रखा गया, जिसका नाम जिसका जिसे मार्क्सवाद भी कहा, नव मार्क्सवाद, ठीक है, जिसे नव मार्क्सवाद कहा जाता है, यहाँ पे नव हो गया, तो नव मार्क्सवाद भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसके प्रतिपादक रॉबर्ट डब्ल्यू क्रॉक्स की रचना है, ठीक है, सोशल रिलेशंस थ्योरी, ठीक है, 1981, तथा एंड्रयू लिकरेटर की रचना है द अचीवमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है। इसके अनुसार कोई भी सिद्धांत वस्तुनिष्ठ एवं तटस्थ नहीं होता है, बल्कि विशेष उद्देश्यों के लिए निर्मित होता है। कोई भी अध्याय जो है वो तटस्थ नहीं होता है, यानी एक इस तरीके से
और आलोचनात्मक सिद्धांतकार मानवीय प्रगति में पूंजीवाद के विरोधी हैं और तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान भी वैज्ञानिक नहीं होता है। अतः इन्होंने यथार्थवादी उदारवादी सिद्धांत दोनों की आलोचना करी है, यथार्थवादी की भी और उदारवादी की भी। और एंड्रयू लिंकलेटर ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव मार्क्सवाद का प्रयोग किया। मार्क्स परंपरावादी जो मार्क्सवाद उसका नहीं, नव मार्क्सवाद का इन्होंने प्रयोग किया है एंड्रयू लिंकलेटर ने। और इनकी कृति है, ठीक है, रिलीजम मैक्स जो है इनकी कृति है रिलीजम मैक्सिज्म एंड क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी। ठीक है, इनकी क्या कृति है, ये है। और इसके बाद सिटीजन, ठीक है, मैन एंड सिटीजन इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत को बताया। ठीक है, सिटीजन मतलब एक तरीके से जो ये है मूल निवासी जिसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो मैन एंड सिटीजन इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और इन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत को बताया है। और नव मार्क्सवादी युवा मार्क्स की रचना, दार्शनिक आधार, आर्थिक पांडुलिपि। ठीक है, और 1948 से ये प्रभावित थे, जो युवा मार्क्स की रचना थी दार्शनिक पांडुलिपि, तो उससे ये थे क्या, उससे ये प्रभावित थे। ठीक है, और जबकि कार्ल मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे दास कैपिटल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये भी ध्यान रखें आप। और कई बार मैंने वैसे भी पढ़ाया है, जो सुबह मॉर्निंग में वीडियो डलती है, तो दास कैपिटल है इसकी रचना, बहुत है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। ठीक है, और बहुत सारी रचनाएं हैं जो इसकी है। और द फिलासफी ऑफ पॉवर्टी है, ये प्रूधो की है, द पॉवर्टी ऑफ फिलासफी, जो कि उन्होंने कैपिटल का पहला खंड मार्क्स ने, बाकी जो है दो खंड जो था वो उसकी मृत्यु के पश्चात में किसने लिखा था, एंजल ने लिखा था। ठीक है, एंजल ने लिखा था। तो बहुत सारी ये इंपॉर्टेंट बुकें हैं। ठीक है, और सुबह की वीडियो जरूर देखा करिए आप, क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। और ये दार्शनिक आधार पांडुलिपि 1948 से प्रभावित थे, और नव मार्क्सवादियों ने उदारवादियों को बुजुर्गा व शोषणकारी इन्होंने बताया। ठीक है, उदारवादी जो थे उनको मार्क्सवादियों ने उदारवादियों को बुजुर्गा बताया है, पहले भी हमने पढ़ा ये चीज। और वह वैज्ञानिक मार्क्स की तुलना वस्तुनिष्ठता व आर्थिक अपचयनवाद के सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया है। जो है वैज्ञानिक मार्क्सवाद व वस्तुनिष्ठता आर्थिक अपचयनवाद का। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का ग्रामसीवादी विश्लेषण नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसे। ठीक है, और आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और बहुत चैप्टर ये टफ है इंटरनेशनल रिलेशंस वाला, तो इसमें टाइम लग जाता है बनाने में, और आपका सहयोग रहा तो जरूर मैं सारे कंप्लीट करा दूंगी। बस आप देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, बस इतना चाहती हूँ। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।